गाइस, ब्लैक होल्स जो मैटर निगल जाते हैं, या फिर आप ये कह लो कि जो मैटर ब्लैक होल्स के अंदर गिर जाता है, उसका क्या होता है जब ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? पिछली दो वीडियोस में हमने ब्लैक होल्स को आइंस्टाइन के नजरिए से देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम ब्लैक होल्स को स्टीफन हॉकिंस के नजरिए से देखेंगे। उसके बाद हम स्टीफन हॉकिंस की ब्लैक होल्स की थ्योरी को एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के साथ कंपेयर करके देखेंगे, और जो निचोड़ निकल के बाहर आएगा वो आपका सर चकरा देगा। इस वीडियो में हम हॉकिन रेडिएशन के बारे में भी बात करेंगे, और उसके अलावा ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। क्या होता है उस इंफॉर्मेशन को, क्या होता है उन चीजों को जो ब्लैक होल निगल जाता है और निगलने के बाद इवेपोरेट हो जाता है कुछ समय के बाद। क्योंकि हमारी क्वांटम मैकेनिक्स तो ये कहती है कि एवरी मैटर इज रिवर्सिबल। अगर हर चीज रिवर्सिबल है तो इसका मतलब जो सामान ब्लैक होल ने निगला था वो भी रिवर्सिबल होना चाहिए, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन गई थी वो भी रिवर्सल होनी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं ऐसी फैसिनेटिंग फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस हर दूसरे या तीसरे दिन आपके सामने रखता ही रहता हूं। जैसे कि हम इस वीडियो में ब्लैक होल्स को आइंस्टाइन के नजरिए से नहीं बल्कि स्टीफन हॉकिंस के नजरिए से देख रहे हैं, उसी तरीके से पिछली वीडियो में हमने ग्रेविटेशन फोर्स को आइंस्टाइन के नजरिए से देखा था, न्यूटन के नजरिए से नहीं। जितने भी आउटकम्स आए थे वो आप लोगों के हमने सामने रख दिए थे। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बन सके। जब हम न्यूटन के नजरिए से ग्रेविटेशन फोर्स को पढ़ते हैं, जो कि हमें क्लासेस में समझाया जाता है, तो गाइज हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं है। लेकिन जब हम आइंस्टाइन के नजरिए से ब्लैक होल्स को और ग्रेविटेशनल थ्योरी को पढ़ते हैं, तो लगभग हमारे 90% सवाल हल हो जाते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि 10% सवाल क्यों नहीं हल होते हैं। एक्चुअली उसमें भी हमारी ही कमजोरी है, क्योंकि हम आइंस्टाइन की बहुत सारी इक्वेशंस को अभी तक भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अगर हम गलती से भी आइंस्टाइन की एक भी थ्योरम का, या फिर आप कह लो एक भी इक्वेशन का आंसर निकालते हैं, तो हमारी बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं, जो थ्योरीज हैं, हल हो जाती हैं। इसलिए गाइस मैंने बोला था कि 90% तक सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं जब हम चीज़ों को आइंस्टाइन के नज़रिए से देखते हैं। आइंस्टाइन के नज़रिए से अगर देखें तो ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, या फिर आप कह लो कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को अलग नज़रिए से देखते हैं। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके इसको देख सकते हैं। चलिए टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। ब्लैक होल्स को हम देख रहे थे स्टीफन हॉकिंस के नज़रिए से। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन सेम ही रहेगी, चाहे वो आइंस्टाइन के नज़रिए से देखो चाहे वो स्टीफन हॉकिंग के नज़रिए से देखो, कि ब्लैक होल वो रीजंस होते हैं स्पेस में जिनमें से लाइट भी बच के पास नहीं हो सकती है, उनकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी हाई होती है। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक होल वाली पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको बेसिक्स जो हैं वो समझ आ जाएंगे। वो वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं हॉकिन रेडिएशंस के ऊपर। जो ब्लैक होल 24 घंटे बिना रुके अमिट करता ही रहता है। ये थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं दी थी, ये थ्योरी एक्चुअली स्टीफन हॉकिंस ने दी थी, कि जो भी मैटर ब्लैक होल्स के अंदर जाता है उसकी कोई ना कोई जो रेडिएशन है, कोई ना कोई आप रेसिड्यू कह लो, वो थर्मल रेडिएशन के द्वारा बाहर आता ही रहता है। और उस रेडिएशन को हम लोगों ने हॉकिन रेडिएशन का नाम दे दिया था। हमारा क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल ये कहता है कि इंफॉर्मेशन को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, या फिर इस यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और अगर क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल सच्चा है, तो फिर अगर ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है तो उसके अंदर गई हुई सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? इसे कहते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने काम करने की कोशिश करी, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने थ्योरी देने की कोशिश करी जो ये बता सकें कि वो इंफॉर्मेशन जाती कहाँ है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये भी पैराडॉक्स अभी तक अनसॉल्व्ड है। लेकिन जो जो भी थ्योरीज डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने दी थी, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। गाइज, मैं एक वीडियो के अंदर अंदर तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आपका प्यार मेरे को इस वीडियो में मिलेगा तो मैं पार्ट 2 अवश्य बनाऊंगा। अगर पार्ट 3 की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, मगर आपके सामने यही शर्त है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 लिख के ज़रूर कमेंट करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ हॉकिन रेडिएशन एंड कंप्लीट इवेपोरेशन ऑफ ब्लैक होल्स के बारे में ही चर्चा करूंगा। गाइस, बेशक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली अपनी इक्वेशंस के जरिए ये प्रूव किया था कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो अपने कार्यकाल के अंदर कभी भी असली ब्लैक होल्स के बारे में ना तो देख सके ना वो जान सके।
ब्लैक होल की थ्योरी उनके लिए सिर्फ एक कागजों के ऊपर लिखी गई इक्वेशंस के जरिए ही प्रूव की जा सकती थी। लेकिन उनके जाने के बाद हमने ब्लैक होल्स को देखा भी और ब्लैक होल्स की रियल इमेज भी कैप्चर करी आपकी स्क्रीन्स पर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूव किया था कि ब्लैक होल्स एक डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर। आइंस्टाइन कहते थे कि अगर कोई भी चीज ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के दायरे के अंदर आ जाती है तो वो बच के नहीं जा सकती। गाइस, थर्मोडायनामिक्स का लॉ ये कहता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है एक चीज से दूसरी चीज के अंदर। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो थर्मोडायनामिक्स का ये लॉ कहता है कि एक चीज दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, दूसरी से तीसरी कन्वर्ट होगी। उदाहरण के जरिए हम देख सकते हैं कि पानी लिक्विड फॉर्म में है, वो चेंज होके सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, वो चेंज होके गैशियस फॉर्म में हो सकता है, गैशियस फॉर्म से फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। उसी तरीके से अगर ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन हुई है तो वो इवेपोरेट भी होंगे, वो उस फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी होंगे। ये लॉ दिया था स्टीफन हॉकिंस ने, इवेपोरेशंस ऑफ ब्लैक होल्स। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पुट किया था कि अगर वो इवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी आंसर दिया था कि वो अगर इवेपोरेट होते हैं तो होते कैसे हैं। यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करते हैं हॉकिन रेडिएशंस को। स्टीफन हॉकिंस ने सजेस्ट किया था कि इवेंट होराइजन के अंदर पेयर ऑफ विर्चुअल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते ही रहते हैं, जिसमें से एक पार्टिकल अंदर गिर जाता है और एक एस्केप हो जाता है। वो एस्केप फेंट हॉकिन रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होता है, एस्केप होता है, लीडिंग टू लॉस ऑफ मास ओवर टाइम। और उसका क्या नतीजा निकलता है? ब्लैक होल्स धीरे धीरे एनर्जी और मास को लॉस करते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि फिर उनको एस्केप होना पड़ता है, मतलब धीरे धीरे वो अपना सब कुछ ही लॉस कर जाते हैं। तो ये कंसेप्ट था इवेपोरेशन ऑफ ब्लैक होल्स का। अब बात करते हैं हॉकिन की दूसरी थ्योरी, जो कि है इवेपोरेशन के अलावा ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के ऊपर। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टाइम के साथ साथ ब्लैक होल्स अपना एनर्जी और मास को लूज करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा टाइम आता है जब सब कुछ ही लॉस हो जाता है और ब्लैक होल्स अपने आप को खत्म कर लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन, मास या मैटर लॉस हुआ था, क्वांटम मैकेनिक्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कहती है कि कुछ भी लॉस नहीं होता है बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल्स के अंदर गिरी थी हॉकिन रेडिएशंस की वजह से, एनर्जी मास के लॉस होने के ऊपर जब ब्लैक होल इवेपोरेट हुआ तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ गई? ये कुछ इनपुट्स स्टीफन हॉकिंस ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद ब्लैक होल्स की थ्योरी के ऊपर ऐड करे थे। तो इस वीडियो में हमने ब्लैक होल्स को हॉकिन के नजरिए से देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें से अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख के कमेंट कीजिए। पार्ट 2 में आपको मैं ये बताऊंगा कि जो इन्फॉर्मेशन लूज हुई थी एक ब्लैक होल के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, यूनिवर्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। इस चीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने इन डेप्थ स्टडी करके हमें बताने की कोशिश करी थी। अनसॉल्व्ड मैंने पहले इसलिए बोला था क्योंकि सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं वो किसी ना किसी हद तक आके फेल हो जाती हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जिसका आंसर अभी तक भी वो दे नहीं पाए हैं। क्यों जरूरत पड़ती है एक बिच्छू के खून की, जिसकी कीमत इंडियन मार्केट में 12.5 लाख रुपए पर लीटर है, एक वैक्सीनेशन बनाने के लिए। बहुत जबरदस्त चीज बताई है गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर भी इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। मैं ऐसा कंटेंट हर दूसरे या तीसरे दिन अपलोड करता ही रहता हूँ। आप अपना प्यार हमें सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।